हेलो एवरीवन। कल हमने डिग्री की डेफिनेशंस को देखा था और बाकी की डेफिनेशंस को देखा था। तो अब इसमें थोड़ा सा रहता है अभी और ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जिसमें हमने एक ऑर्डर 7 रूल 11 की बात की थी कि डिग्री में जो इंक्लूड होगा वो ये ऑर्डर होगा जो कि टॉकिंग अबाउट दैट रिजेक्शन ऑफ प्लेन्स। तो आपका जो प्लेन रिजेक्ट हुआ ग्राउंड क्या है वो ये ऑर्डर बता रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है आपके प्लेंट में, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज़ आप जिस रिलीफ के लिए क्लेम कर रहे हैं वो अंडर वैल्यूड है, ठीक है। और फिर आपको कोर्ट ने एक टाइम फिक्स कर दिया कि भाई आप क्या करें, इसको करेक्ट करके लाएं, प्रॉपर वैल्यूशन इसमें करेक्ट करके लाएं। उसके बाद क्या रहा है कि रिलीफ तो आपका प्रॉपर वैल्यूड है, ठीक है, लेकिन जिस स्टैम्प पेपर पे आप लाई हैं वो जो स्टैम्प पेपर है वो इनसफिशेंट है, ठीक है। तो कोर्ट यहाँ पर कहता है कि जी रिक्वेस्ट स्टैम्प पेपर पे आप इसको करके लाएं, लेकिन आप इतने महान हैं कि आप उसमें भी फेल हो गए, आपसे हुआ ही नहीं। फिर प्लेंट में ऐसी स्टेटमेंट है जो बार्ड बाय एनी लॉ है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। डी, इससे रिलेटेड एक केस है वो मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। एंड नेक्स्ट इज एंड प्लेंट डुप्लीकेट में नहीं है तो इस ग्राउंड पर भी रिजेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद एफ कहता है कि रूल 9 के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं कर पाया, प्लेंटिफ फेल हो गया, तो फिर क्या करेंगे आपका, तो फिर तो रिजेक्ट करेंगे ना आपके प्लेंट को, ठीक है। लेकिन इसका प्रोविज़ो क्या कह रहा है, इसका प्रोविज़ो ये कह रहा है कि देखो ऐसा है आपको टाइम पूरा दिया गया, किस चीज़ के लिए, रिक्विजिट स्टैम्प पेपर के लिए इनसफिशिएंट जो आपने किया काम उसके लिए आपको पूरा टाइम दिया गया, ठीक है, और आप फिर भी नहीं ऐसा कर पाए। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसने टाइम एक्सटेंड नहीं किया है स्टैम्प और वैल्यूशन के लिए तो प्लेंटिव के साथ ग्रेव इनजस्टिस होगा। तो क्या होगा फिर, और प्लेंटिफ ये कह रहा है कि जी ये रीज़न है साहब मेरे पास, मतलब जो रीज़न होनी चाहिए वो एक्सेप्शनल नेचर की होनी चाहिए, और कोर्ट को वो ऐसे सेटिस्फाई कर दे और रीजंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर कोर्ट क्या करेगा, रीज़न को रिकॉर्ड करेगा एंड आफ्टर दैट कोर्ट क्या करेगा, उसको टाइम को एक्सटेंड कर देगा। जो उससे पहले काम नहीं हुआ रीज़न देगा, बताएगा, एक्सेप्शनल नेचर के होने चाहिए, आफ्टर दैट उसको टाइम मिलेगा। इज इट क्लियर। और उसके बाद यहाँ ये समझा रहे हैं कि एक केस है जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछ सकता है कमिंग में। तो इसमें एक कहा गया है केस है ये श्रीहरि लेनुमंडास टोटाला वर्सेस हेमंत विथल कमट एंड अदर्स। ये इस केस में इसका जो टॉपिक है वो ये है कि रेस जुडिकाटा नॉट अ ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, यानी कि अगर रेस जुडिकाटा ग्राउंड पर किसी भी केस को डिसमिस करना है तो पीछे का तो आपको देखना पड़ेगा, समरी वे में तो आप इसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑर्डर 7 रूल 11 में जो हमने अभी पढ़ा था कि जो प्लीडिंग को देख के तो फिर भी बार्ड बाय एनी लॉ आप कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिजेक्शन के ग्राउंड पर आप किसी फ्रेश प्लेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है, कि जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है क्या वो एज ए रेस जुडिकाटा आपका होगा अप्लाई, मतलब रेस जुडिकाटा नॉट अ ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। इज दैट क्लियर। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप इतने से ग्राउंड पे आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, कि जो हमने पढ़ा बार्ड बाय एनी लॉ डी में। अब इसी के अंदर एक रेस्टिट्यूशन की बात की गई थी, ठीक है। रेस्टिट्यूशन जो हमने पढ़ा था, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोर करना बेनिफिट्स को, ठीक। ये कहाँ पढ़ा था हमने, ये हमने डेफिनेशंस में ही पढ़ा था, जो हम डेफिनेशन डिग्री की पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ इतना समझना है कि अगर सीपीसी में अगर किसी भी पार्टी को ऐसा लगता है कि उसके बेनिफिट्स को किसी गलत जजमेंट या ऑर्डर की वजह से उसको जो बेनिफिट है वो किसी गलत जजमेंट ऑर्डर की वजह से मिला है, या जिस बेनिफिट्स का वो फ़ायदा उठा रहा है वो उसके लिए लाइबल ही नहीं है, तो क्या किया जाएगा सॉरी, उस बेनिफिट को रिस्टोर किया जाएगा या फिर राइटफुली जो एंटाइटल है उसे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यही कहा गया है, हमें सिर्फ इसको एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है इसके अंदर। इज इट क्लियर। अब उसके बाद हमें समझना होगा, ये हमारा है सेक्शन 3, ठीक है। डेफिनेशंस को आप देख लें, एक्चुअली मैं थोड़ा सा नहीं उतना कर पाई हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसमें डेफिनेशंस को कोरिलेट करके ज़रूर पढ़ें, जैसे कि प्लीडर है, पब्लिक ऑफिसर है, जो सीआरबीसी में भी है उसी को लिख लें, जैसे कि मैं यहाँ नोट्स में बनवाती हूँ। तो सबॉर्डिनेशन पे हम आ जाते हैं। सबॉर्डिनेशंस क्या है, फिर इसको एक कहानी की तरह हमें समझना होगा। जो असली सीपीसी शुरू होती है वो सेक्शन 9 से होती है। तो हम सबॉर्डिनेशन की बात करें तो ये कहता है कि ऐसा है, सबॉर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कौन सा कोर्ट किसके सबॉर्डिनेट रहेगा, किसके अंडर में रहेगा, यानी किसके नीचे रहेगा। इन सिंपल वर्ड, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो किसके अंडर में रहेगा, हाई कोर्ट के अंडर में रहेगा,
और अदर कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों के अंडर में रहेंगे। ठीक है, इसको रीड भी जरूर करेंगे सीआरपीसी से, ठीक, क्योंकि सीआरपीसी में भी हमें सबऑर्डिनेशन पढ़ना है। उसके बाद सेविंग्स की बात करता है। सेविंग्स का मतलब ये होता है कि कहाँ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये लोकल एक्ट तो बात करें, लोकल, स्पेशल और एग्रीकल्चर, इन पर ये अप्लाई नहीं होगा। इसको आईपीसी के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो 41 और 42 में बताया गया है। उसके बाद सेक्शन 5 रेवेन्यू कोर्ट्स की बात करता है। रेवेन्यू कोर्ट्स, ठीक है, मतलब जहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट्स हैं वहाँ पे तो ये अप्लाई होंगे, और जहाँ पर ये नहीं है वहाँ पर सीआरपीसी, ठीक है, सॉरी सीपीसी अप्लाई होगी। उसके बाद पिक्यूनरी जुडिक्शन की बात करते हैं। पिक्यूनरी का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में ये है धन संबंधी अधिकारिता। मतलब ये होता है कि कौन सा कोर्ट कितने पैसों तक के केस ले सकता है, सिंपल सी बात, कितने अमाउंट तक का केस ले सकता है, इतना हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आता है प्रोविंशियल, नहीं प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट कोर्ट और प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट कोर्ट। इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगी जब हम नेक्स्ट पार्ट 1 से शुरुआत करेंगे असली सीपीसी को। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, बेरेक के साथ देखेंगे तो अच्छा रहेगा, ये कुछ हो सकता है आपके काम आ जाए। ठीक, थैंक यू सो मच।